हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम बात कर रहे थे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं और नए क्वेश्चन हमारे पास कौन कौन से आएंगे। तो जो प्रीवियस लेक्चर में आपके जो क्वेश्चंस आए हैं आप उन्हें एक बार देखिए, उनके क्या क्या आंसर हमारे पास आए हैं उन्हें देखिए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आप लोग रिवाइज करते रहेंगे यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ से हमारे प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हुए थे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन था ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा प्रजनन करता है किसके द्वारा? मल्टीपल फिजन के द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा, बर्डिंग के द्वारा या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आया था, बर्ड यहाँ पे बाइनरी फिजन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आते हैं, जिसमें आपसे कहा गया फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन इन अमीबा, ईस्ट एंड स्पायरोगायरा इज दैट। आपने कहा कि अमीबा, ईस्ट और स्पायरोगायरा तीनों में कॉमन चीज क्या है, यानी कि क्या वो फीचर है रिप्रोडक्शन का जो तीनों में कॉमन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर आया था कि तीनों में ही क्या होता है, यहाँ पे अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आया था, द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। आपने कहा कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन के दौरान जो प्लाज्मोडियम की जो सेल है वो एक से बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, यानी कि प्रजनन के दौरान प्लाज्मोडियम में एक कोशिका का विभिन्न कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आया था, दैट इज मल्टीपल फिजन। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली बाय द। आपने कहा कि जो ब्रायोफाइलम है वो उसमें कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर आया था, यानी कि लीफ के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, वो आपके होमवर्क में दिया गया था। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम। आपने कहा कायिक प्रवर्धन के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है, लेकिन किसके द्वारा होता है? कायिक प्रवर्धन, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा कहाँ से नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास आते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है स्टेम, फ्लावर एंड फ्रूट, यानी कि तना, फूल और फल के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन आप पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, जो कायिक प्रवर्धन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन में नए पौधे का निर्माण कहाँ से होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि स्टेम यानी कि तना, फूल और फल से होता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है तना, पत्ती और फूल से होता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं कि तना, जड़ और फूल से होता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है स्टेम, रूट एंड लीफ, यानी कि तना, जड़ और पत्ती से होता है। तो ध्यान से देखिए, हमने चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें अपने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की बात की थी। ठीक है, हमने कहा ये जो भूमि से नीचे वाला जो भाग है इसे हमने कहा था रूट सिस्टम, और भूमि से ऊपर वाला जो भाग है उसे हमने कहा था शूट सिस्टम। ठीक है, एक तो इस प्रकार से हमने डिवीजन किया था, दूसरा हमने दो प्रकार से डिवीजन किया था। यहाँ पर हमने कहा था यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट, या जिसे आप कहते हैं कायिक भाग, और दूसरा हमने कहा था रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे आप कहते हैं प्रजनन भाग। ठीक है, रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव पार्ट्स की अगर हम बात करें, हमने कहा स्टेम यानी कि तना,
हमने कहा लीफ यानी कि पत्ती, और हमने कहा रूट यानी कि जड़। ठीक है, और अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो हमने कहा फ्लावर यानी फूल। क्लियर है इतनी बात? अब मैं ये हटा दूं क्योंकि आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहाँ से निकलेगा। हमने कहा कि हमने जो प्लांट है, प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पार्ट। आपने कहा पहला जो पार्ट आता है वो है वेजिटेटिव पार्ट, जिसे कायिक भाग हम कहते हैं, ठीक है, और दूसरा आता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम प्रजनन भाग कहते हैं या प्रजनन अंग कहते हैं। अगर हम वेजिटेटिव पार्ट की बात करें तो तीन हमारे पास आते हैं, स्टेम आता है, तना, लीफ आती है, पत्ती, रूट आती है, जड़। और अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो हमने कहा कि वो है फ्लावर। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन कहाँ से होता है, तो कायिक का जो भाग है वो है काया। काया का मतलब है यहाँ पे बॉडी से है, ठीक है। हमने कहा वेजिटेटिव का मतलब है कायिक, और कायिक का मतलब है यहाँ पे काया, काया का मतलब है यहाँ पे शरीर से, ठीक है। कायिक का मतलब है काया और काया का मतलब है शरीर से। ठीक है, अब हमने कहा कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, कायिक प्रवर्धन है, उसमें जो बॉडी की किसी भी अंग से, किसी भी भाग से नए पौधे का जब निर्माण हो जाता है, इस प्रकार के प्रजनन को हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो जब भी वेजिटेटिव आपका नाम आया, आप तीनों के नाम याद रखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहिए, वेजिटेटिव पार्ट कहिए, ये तीनों आपके होंगे। जब फ्लावर का नाम आता है तो फ्लावर है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि फ्लावर में आपके दोनों ही पार्ट यहाँ पे होते हैं। कौन कौन से आपने कहा? ठीक है, दोनों ही पार्ट यहाँ पे होते हैं, स्टेमन भी होता है, पिस्टिल भी होता है, दोनों पार्ट होते हैं। तो हमने कहा रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे फ्लावर के बारे में, ठीक है, और वेजिटेटिव पार्ट के बारे में हम बात करेंगे इन तीनों के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात की गई है तो हम वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। हमने कहा या तो हमें पता हो कि वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं, हमें एग्जैक्ट अपना आंसर पता हो, या तो हमें ये पता हो कि वेजिटेटिव पार्ट कौन से नहीं होते। तो हमने कहा कि फ्लावर नहीं होगा। आपको जहां पे फ्लावर दिखे आप उस ऑप्शन को काट दीजिए। फ्लावर आ गया इस ऑप्शन में, हटा लीजिए। फ्लावर आ गया, हटा लीजिए। फ्लावर आ गया, हटा लीजिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आता है। प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, आप उसी से इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई क्लू नहीं मिला है, ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे देखेंगे। आपने कहा कि यहाँ पे जो कायिक भाग होते हैं, कायिक भागों के द्वारा ही कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन यहाँ पर होता है। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपने कहा इन पोटैटो, आलू में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस बाय। आपने कहा आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? रूट के द्वारा होता है, लीफ के द्वारा होता है, स्टेम ट्यूबर के द्वारा होता है, या फिर आपने कहा ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। ये एक इजी क्वेश्चन है क्योंकि हम आलू सभी अपने घर में लगाते हैं, ठीक है। आपने अपने घरों में आलू लगाते हुए देखा होगा, अगर देखा नहीं है तो आपने घरों में सुना होगा, आपने पूछा होगा, क्योंकि हम सभी के घरों में हम आलू लगाते हैं। कैसे लगाते हैं आलू? आलू नहीं भी लगाते हैं, लेकिन अगर आलू को बहुत ज्यादा दिनों तक रखा जाता है तो आप देखते हैं कि आलू में एक छोटी सी कली जैसी संरचना निकलने लगती है। तो हमने कहा कि वो क्या है, वो क्यों निकल रही है, इसके कुछ आपके पास क्या आते हैं, कुछ रीजंस आते हैं। तो एक बार अपना स्टेटमेंट देखिए और बताइए कि आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा यहाँ पर होता है। चलिए, तो क्वेश्चन इजी है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है, स्टेम ट्यूबर, यहाँ पे क्या निकलती हैं, जो कली जैसी संरचनाएं होती हैं आलू में। आपने क्या देखा, जैसे अगर हम साधारण भाषा में कहें तो हम कहते हैं आलू की आंख निकली है, ये आलू है। आलू में एक छोटा सा उभार होता है जिसका जो कलर होता है वो आप कहेंगे व्हाइटिश ग्रीन होता है या येलोइश
व्हाइट होता है, यानी कि इसी का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, हमने कहा इस प्रकार का जो उबार है उसे हम कहते हैं बर्ड। ठीक है, और यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर कहेंगे। तो इसके द्वारा क्या होता है, जो आलू है यहाँ से इसे काटा जाता है, इसे आप बोएंगे और इसी से आप देखेंगे कि जो नया पौधा है वो यहाँ पे ग्रो होने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन आपसे बोला गया है, द फ्लावर ऑफ द हिबिस्कस प्लांट इज, हिबिस्कस का जो पौधा है वो क्या है, बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, न्यूटर है या वेरी स्मॉल है। आपका जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, क्योंकि जब हमने बात की थी यहाँ पर एक लिंगी जो पौधे होते हैं या एक लिंगी जो फूल होते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, एक लिंगी फूल जो होंगे वो एक लिंगी पौधे कहलाएंगे। तो आपने कहा एक लिंगी फूल के क्या एग्जाम्पल है, द्विलिंगी फूल के क्या एग्जाम्पल है, एक बार देखिए। बायसेक्सुअल का मतलब होता है द्विलिंगी, यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है एक लिंगी। हमने ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जैसी कोई चीज यहाँ पर नहीं पढ़ी थी, तो आपने कहा कि आपके ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी पहले ही यहाँ से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। अगर आप ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, तो हमने कहा कि कैसे है, यहाँ पे बायसेक्सुअल है। बायसेक्सुअल का मतलब समझते हैं आप लोग, बायसेक्सुअल का मतलब है कि इनमें दोनों ही लैंगिक अंग शामिल हैं, पुंकेसर भी और स्त्री केसर भी। ठीक है, पुंकेसर और स्त्री केसर किस प्रकार की संरचना हमने देखी थी, हमने कहा ये स्त्री केसर है इस प्रकार से और ये पुंकेसर होंगे। ठीक है, इसी के साथ हमने कहा जो बायसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, द्विलिंगी पौधे होते हैं, उसे हम कंप्लीट फ्लावर भी कहते हैं। कंप्लीट फ्लावर का मतलब है कि इसमें क्या होंगे, दोनों ही जो ऑर्गन है वो पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अगर हिबिस्कस यहाँ पे द्विलिंगी पौधा है, क्योंकि इसमें यहाँ पे दोनों ही पार्ट्स पाए जा रहे हैं, तो इसमें किस प्रकार का पॉलिनेशन होता होगा, किस प्रकार का परागण होता होगा, स्वपरागण है या पर परागण है। ठीक है, तो आपको इसके जो एग्जाम्पल हैं, आपके जो इसके जो सही आंसर है कि पॉलिनेशन किस प्रकार का होता होगा वो देखना है। इजी है, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों ही जो ऑर्गन है अगर वो शामिल है तो पॉलिनेशन किस प्रकार से हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक बार आप लोग देख लेंगे। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज, फूल का वह भाग जो फूल का वह भाग जो क्या होता है, फूल के सेंटर में या फूल के मध्य में उपस्थित होता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, फूल का वह भाग जो फूल के मध्य में होता है। जो फूल के मध्य में होता है। ठीक है, क्या ऑप्शन आपका आता है सेपल्स है। ठीक है, आपके का ऑप्शन नंबर 1 है सेपल्स है या पेटल्स है या कार्पल्स है या फिर स्टेमेंस है। क्या आपके एग्जाम्पल आएंगे, एक बार देखिए। ठीक है, सेपल्स बाह्यदल, पेटल्स यानी कि जिसे आप दल कहते हैं, स्टेमन जिसे आप क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, कार्पल जिसे आप क्या कहते हैं, स्त्रीकेसर कहते हैं। चारों ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको तब आएगा जब आपने फूल का जो डायग्राम है वो अच्छे से समझा होगा। यहाँ पर आपके लिए फूल का डायग्राम, हम फूल का डायग्राम ड्रॉ करेंगे और आप अपना आंसर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। चलिए, यहाँ पर जो डायग्राम हम बना रहे हैं आप साथ साथ में उसकी लेबलिंग भी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, हमारे पास 4 पार्ट आते हैं फ्लावर के। ठीक है, चारों पार्ट में नंबरिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं और आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम लिखने हैं। पहला जो पार्ट है इसके नाम लिखिए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है एंड फोर्थ पार्ट ये है। अब सबसे पहले तो लेबलिंग आपको करनी है, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है। दूसरा, आपको ये बताना है कि कौन सा पार्ट यहाँ पे सेंटर में है, क्योंकि इमेज आपके पास में है, आपके सामने है। अब आपको ये देखना है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट यहाँ पे सेंटर में आपके पास है। चलिए, तो देखिए आप और यहाँ पर अपने क्वेश्चन का जो आंसर है उसे सेलेक्ट कीजिए। तो आपने यहाँ पर जो लेबलिंग है वो कर ली होगी, और अगर आंसर आपका आया है तो वो आया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्पल। कार्पल क्या है, आपने कहा अगर हम लेबलिंग करें तो पहला जो पार्ट है आपका वो होता है सेपल्स। ठीक है,
पहला जो पार्ट हम यहाँ पर देखते हैं वो है सेपल, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है वो है यहाँ पर पेटल्स यानी कि दल, ठीक है। तीसरा जो पार्ट हमारे पास आता है वो है स्टेमेन, और चौथा जो पार्ट आता है वो है कार्पल। तो हमने कहा सेंटर में कौन सा पार्ट है, आप समझ रहे कि सेंटर में ये वाला पार्ट है। यहाँ भी आपके क्या पाए जा रहे हैं, आपने कहा कि सेपल्स है, पेटल्स है, स्टेमेन है। यहाँ भी आपके सेपल्स है, पेटल्स है और स्टेमेन है। बीच वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे पेस्टल कहिए या कार्पल कहिए, ये क्या होगा, सेंटर वाला पार्ट होगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आपके पास ट्विस्ट होकर आ जाता है तो हम कहेंगे फूल का वह भाग जो सबसे आंतरिक भाग है या इनर मोस्ट पार्ट है, तो वो भी सेम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्पल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। तो आपने लेवलिंग कर ली होगी, अकॉर्डिंग टू नंबर आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेवलिंग को कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। चलिए अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है द सीड दैट कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड द, आपने कहा वो बीज जिसमें जो भविष्य का जो पौधा है वो पाया जाता है, यानी कि फ्यूचर में जिससे प्लांट बनेगा उसमें पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कॉटलेडॉन्स कहते हैं, सीड कोट कहते हैं, जर्म सेल कहते हैं या एम्ब्रियो कहते हैं। आपने कहा द सीड दैट कंटेन द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड द, वो बीज जिसमें क्या है फ्यूचर प्लांट पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, कॉटलेडॉन्स कहते हैं। कॉटलेडॉन्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई बीज है इस प्रकार से, ठीक है, कोई बीज है और आप देखते हैं कि बीज से इस प्रकार की लाइनिंग है, और जब आप इसे तोड़ते हैं तो कुछ इस प्रकार के आपको क्या दिखाई देते हैं, यहाँ पे कॉटलीडॉन्स दिखाई देते हैं। ये क्या होते हैं, कॉटलीडॉन्स हैं, यानी कि जो बीज है, बीज की जो दोनों पार्ट है उसे आप कॉटलीडॉन कहते हैं। सीड कोट यानी कि सीड की जो कवरिंग होती है। क्या आपका सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या कहेंगे उसे, एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो ही क्या होता है, फ्यूचर प्लांट को बनाता है। तो ध्यान से देखिए, अगर आपने पढ़ा है ओव्यूल में जब क्या हुआ है, यह है ओव्यूल, यह है ओव्यूल और यहाँ पर एक्सेल थी, यहीं पे एक्सेल में जब क्या हुआ है, मेल गैमेट इससे फ्यूज हो जाती है तो ये क्या बनाता है, यहाँ पे एम्ब्रियो बनाता है। ये एम्ब्रियो डेवलप होता है, ठीक है, और आपने कहा कि यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होगा। ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, और सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। यही एम्ब्रियो क्या होता है, डेवलपिंग प्लांट होता है। कैसे, देखिए हमने कहा कि जब भी किसी सीड में जर्मिनेशन होता है तो कैसे होता है, इस प्रकार से होता है। ये है कॉटलीडॉन्स, ठीक है, ये तो होते हैं कॉटलीडॉन्स। कॉटलीडॉन्स का मतलब है बीज, जैसे कि आपने देखा है मटर का दाना, आपने देखा मटर के दाने के आपने दो पीस कर दिए हैं, जो दो पार्ट हैं वो यहाँ पे कॉटलीडॉन्स होते हैं। उस मटर के बीज को अगर आपने बिना तोड़े हुए अगर आपने उसे बो दिया है, उसमें क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। ये होती है एम्ब्रियोनल एग्जिस। ये जो आपको डंडीनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही, डंडीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एग्जिस। और इसी यहीं पे क्या होता है, जो एम्ब्रियो है वो नए प्लांट में डेवलप होता है, जिसमें आपने कहा ये बनाएगा यहाँ पर रेडिकल, जो डेवलप होता है रूट में, ये बनाएगा प्लम्यूल, जो डेवलप होता है शूट में, ठीक है। हमने कहा जो रेडिकल है, रेडिकल से बनेगा रूट, और जो प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल से बनेगा यहाँ पे शूट। कैसे बना है, एम्ब्रियोनल एग्जिस से, क्योंकि यहीं पे जो एम्ब्रियो है वो क्या करता है, अगर आप सीड को बंद करेंगे तो वहां पे क्या होगा, एम्ब्रियो एग्जिस्ट करेगा। आपने कहा कि ऑप्शन नंबर जो डी आपका है उसे हम क्या कहेंगे, ऐसा बीज जिसमें फ्यूचर प्लांट प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। क्लियर है, यानी कि सीड के अंदर वो क्या होगा जिससे फ्यूचर प्लांट बनेगा उसे हम एम्ब्रियो कहेंगे। चलिए तो नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है उसे एक बार पढ़िए आप लोग। इसमें आपसे पूछा गया है द पीरियड ऑफ अ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, आपने कहा यहाँ पर प्रेगनेंसी का जो पीरियड है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है गेस्टेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड है, ओव्यूलेशन है या मेंस्ट्रुएशन पीरियड है। इजी है, आपका ऑप्शन नंबर है, जो गेस्टेशन पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं। ओव्यूलेशन में आपने कहा यहाँ पे क्या बनेगा, जो फीमेल गैमेट है वो उसका फॉर्मेशन होता है। ओव्यूलेशन होता है, ओवम क्या होगा, रिलीज होता है। और मेंस्ट्रुएशन पीरियड में आपने कहा कि यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है उसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, यहाँ पे इजी है, आगे बढ़े। चलिए
आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरीज कॉल्ड, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपने कहा कि यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से जब एग रिलीज होता है, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं, या ओव्यूलेशन कहते हैं। आपको ध्यान होगा हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, ठीक है, जिसमें आपकी अलग अलग क्या आए थे, यहाँ पर फेजेस आए थे, ठीक है, जिसमें आपने कहा कि सिक्रीटरी फेज आपके पास आएगा, ठीक है, फॉलिकुलर फेज आपके पास आएगा, ओव्यूलेशन होगा, ठीक है, ल्यूटियल फेज आपके पास आता है। उसमें आपने कुछ देखा था, जैसे कि आपने FSH, LH, फॉलिकल्स, ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, और आपने एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये आपने कुछ देखा था। इसी के बेसिस पे आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था। हम पूरा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होगा। प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं जिसमें हमने पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। आपने कहा एक ऐसा फेज आता है जिसमें जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रैप्चर हो जाती हैं, ओवम रिलीज हो जाता है, बचा हुआ भाग हमने कहा था कॉर्पस ल्यूटियम, जिसे ल्यूटियल फेज हमने कहा था, और ये हमारा आता है ओवम, एग या ओवम इसे कहिए। सिंपल सी चीज है, आपको ये बोलेगी कि इस फेज को क्या कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन आया है। तो अगर आपने ये पूरा जो ग्राफ है वो अच्छे से समझा है यहाँ पे, तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि इससे टफ क्वेश्चन इस ग्राफ से आपके पास आते हैं, ठीक है। इस ग्राफ से और जो क्वेश्चन है वो आपके और अच्छे या और टफ क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन हमारे लिए होगा। आपने कहा मेंस्ट्रुएशन कहेंगे, तो मेंस्ट्रुएशन एक्चुअली में होता है क्या, जब एंडोमेट्रियम क्या होता है, रैप्चर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने का रिप्रोडक्शन, एक पूरी प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की, जिसमें आप कह रहे हैं कि गैमेट के फॉर्मेशन से लेकर के यहाँ पर जो नया इंडिविजुअल बन रहा है तब तक की जो प्रोसेस है, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सारे इवेंट इसमें इंक्लूड है। इंसेमिनेशन है, आपने कहा यहाँ पे ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ओवम, या फॉर्मेशन तो नहीं कहेंगे क्योंकि फॉर्मेशन ओवम का हो चुका है, ओवम रिलीज हो रहा है कहाँ से, ओवरी से। आपके क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या कहेंगे इसे, ओव्यूलेशन कहेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर इज कॉल्ड। आपने कहा कि यहाँ पर जो किशोर अवस्था के दौरान जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव टिश्यू होते हैं वो मैच्योर होने शुरू होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं, ओविफिटेशन है, प्यूबर्टी है, जर्मिनेशन है, प्रोपेगेशन है। इजी क्वेश्चन है, आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शन आए हैं इनमें आप इजिली अपना आंसर देख सकते हैं। इसे हम कहते हैं प्यूबर्टी। क्लियर है यहाँ पे? तो दोनों क्वेश्चंस को देखिए, उसके आंसर अपनी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है, इन ह्यूमन बीइंग्स द फर्टिलाइजेशन अकर इन द, मनुष्य में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके पास है, यूट्रस है, ओवरीज है, फैलोपियन ट्यूब है, वेजाइना है। तीनों जो पार्ट है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। अगर इजी क्वेश्चन आपके पास आता है, इजी ऑप्शंस अगर आपके पास आते तो सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे आप सेलेक्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम ना दे करके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और चारों पार्ट क्या क्या है यहाँ पे, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसी के पार्ट्स हैं। इजी क्वेश्चन है। आपने कहा कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पर आता है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब, अब थोड़ा सा क्वेश्चन और ज्यादा डिटेल में पूछा जाए कि फैलोपियन ट्यूब की किस रीजन में होता है, तो आपने कहा एम्प्यूला वाले रीजन में, ठीक है। जो ये है फैलोपियन ट्यूब का पार्ट, इसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम। ये है फिम्बरी जो इनफंडिबुलम का ही पार्ट है, ठीक है। इसे हम कहते हैं एम्प्यूला, और ये है एस्थमस। तो एम्प्यूला वाली रीजन में क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो आता है उसे एक बार पढ़िए, जो आपके लिए होमवर्क में होगा।
ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द एम्ब्रियो इन ह्यूमन गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड। आपसे पूछा गया है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जो एम्ब्रियो है वो अपनी मदर के वूम में जब होता है तो अपनी मदर के ब्लड से पोषण प्राप्त करता है। तो जिस टिश्यू, जिस ऊतक या जिस अंग या जिस पार्ट के द्वारा ये पोषण प्राप्त करता है उसका नाम क्या है? प्लेसेंटा है, विलाय है, यूट्रस है या वूम है? एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे और घर से इसका आंसर करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।